हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट सेकंड हम लोगों ने शुरू किया है और पार्ट सेकंड में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड के। अब 16 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या पिछली वीडियो जो आप लोगों ने देखी वो पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। बोला गया है कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। ऑप्शन की बात करेंगे अगर, ऑप्शन नंबर ए टिन, ऑप्शन नंबर बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी लेड या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, धातु है और धातु क्या है, अम्लों, कई प्रकार के अम्लों को वो प्रतिरोध करती है। मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिस जिस पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन चारों में सिर्फ एक ही धातु है, वो क्या है हमारी, लेड है। क्या है हमारी, लेड धातु। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गहराई नापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बाहरी आयाम को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कोणीय आयाम को मापने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। तो इसको थोड़ा हम लोग पहले देखेंगे टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है। जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब वो डायरेक्ट माप नहीं लेता है, वो एक निश्चित माप को लेकर उसको हमको उस माप को ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमको किस पे, माइक्रोमीटर पे। तो टेलीस्कोपिक गेज से हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे और उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे माइक्रोमीटर पे, तो हमको एक्यूरेट माप पता चलती है। मतलब ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या क्या है, टेलीस्कोपिक गेज है। इसकी रेंज की अगर बात करें कहाँ से कहाँ तक ये माप सकता है, अगर हम बात करेंगे तो ये 12.7 मिलीमीटर से लेकर 12.7 मिलीमीटर से लेकर 152.4 मिलीमीटर, मतलब 12.7 मिलीमीटर से लेकर 152.4 मिलीमीटर तक के साइज को माप सकता है। और ये कितने सेट में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे 5 सेट में पाए जाते हैं। कितने सेट में पाए जाते हैं, ये जो रेंज है, तो ये जो रेंज दे रखी है ये 5 सेट में हमारी पाई जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे बड़ी बात है जो इसमें पूछा गया, प्रयोग। तो इसका प्रयोग किया जाता है हमारे गहराई मापने के लिए। जो गहराई होती है, कोई छेद हो या फिर स्लॉट होता है, उसके आकार को मापने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मतलब छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कि देखने में ये कैसा होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम है, किसका है, टेलीस्कोपिक गेज का। ये आपका क्या है, हैंडल है जिस पर नर्लिंग हुई रखी है। ये आपका क्या है, टी टी आकार का ये होता है। जो इसका ये सिरा है ये कैसा है, हमारा हॉलो है। हॉलो क्यों है, इसके अंदर थ्रेड बनी हुई है। कैसी थ्रेड बनी, इंटरनल थ्रेड बनी हुई है। और ये जो है हमारा, ये आपका है मूवेबल रॉड। मतलब ये मूव करता है। कैसे मूव करता है, ये आगे पीछे मूव करता है। और किस पे मूव करता है, ये थ्रेडिंग पे मूव करता है। जो इसमें थ्रेड बनी है और इस पे इंटरनल थ्रेड है और इस पे एक्सटर्नल थ्रेड होगी, तो ये इसको घुमा के उस थ्रेड पे ही ये मूव करेगी और आगे पीछे डिस्टेंस को ये तय करती है। ठीक है, ये जो आपको काला से दिख रहा है ये क्या होता है, एक बॉल टाइप का पार्ट होता है ये इसमें। और ये हमारा जो बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो बीच में आपको ये दिखा है ये वाला, ये क्या है, लॉकिंग स्क्रू। मतलब एक डायमेंशन सेट होने के बाद आप इसके थ्रू इसको लॉक कर सकते हैं उस डायमेंशन को, और बाद में इसको किस पे ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोग माइक्रोमीटर पे हम लोग इसको ट्रांसफ़र करके एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट देखिए कैसे ले रहा है, ये एक क्या है, होल है। अब होल में क्या किया है कि इसको डायमेंशन कम ज़्यादा करके एडजस्ट किया और इसके अंदर इसमें लगाया। अब डायमेंशन सेट हो गई, फिर इसको क्या करेंगे, लॉकिंग स्क्रू से लॉक किया, फिर उसको लिया और ट्रांसफ़र किया किस पे, माइक्रोमीटर पे। तो एक्यूरेट मेजरमेंट आ गया है। रेंज हमने बता ही चुके हैं कितनी होती है, 12.7 से लेके हमारी 152.4 मिलीमीटर तक होता है। 5 सेट में पाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है
कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए एज एजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल होल बनाना, ऑप्शन नंबर सी प्रिक पंच विधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करना। तो यहाँ पे स्टड की बात की गई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो प्रिक पंच होता है उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है, ये पूछा गया है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री पे एंगल 90 डिग्री के एंगल पर टेपर्ड रहता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोण क्या है। ये डायग्राम बोला गया है और इसमें ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है पूछा गया है, मतलब इधर से लेके इधर के बीच में जो एंगल ये क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए छेनी का कोण, ऑप्शन नंबर बी रैक एंगल, ऑप्शन नंबर सी बिंदु कोण, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिप क्लियरेंस कोण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्या है, लिप क्लियरेंस कोण, लिप क्लियरेंस कोण होता है। अगर ये लिप क्लियरेंस एंगल जो होगा या क्लियरेंस एंगल जिसको बोल लेते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, ये ज़्यादा अगर हम लोग कर देंगे, मतलब अगर हम लोग इतना कर दें तो क्या होगा, ये जो पॉइंट एंगल होगा या कटिंग एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो मतलब इसका कटिंग एज क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन इस समय अगर जो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगर हम लोग को ज़्यादा क्लियरेंस एंगल रखते हैं तो हम लोग किसके लिए रखते हैं, वो रखते हैं हम लोग सॉफ्ट मटेरियल के लिए रखते हैं। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए रखते हैं। और हम लोग जो क्लियरेंस एंगल अगर कम लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए। किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर बी रैक एंगल, ऑप्शन नंबर सी चीजल एंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ बात कर रहा है हमारा ड्रिल बिट है, उसमें हेलिक्स कोण की बात कर रहा है। तो हेलिक्स कोण की अगर बात करेगा तो उस कोण का निर्धारण हम लोग किसके द्वारा करते हैं, उसका हम लोग करते हैं निर्धारण रैक एंगल के थ्रू। किसके थ्रू, रैक एंगल के थ्रू ही हेलिक्स कोण का निर्धारण किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है रिमर का उपयोग क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए छेद करना, ऑप्शन नंबर बी एक छेद को बड़ा करना, ऑप्शन नंबर सी छेद को थ्रेडिंग करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। तो जैसा मैंने बताया था कि रिमर क्या होता है, रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ड्रिल किए गए होल को परिष्कृत करने के लिए। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ड्रिल किए गए छेद को परिष्कृत करने के लिए रिमर का प्रयोग किया था। और रिमर के अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दो प्रकार में, जो पहला वाला हमारा होता है वो होता है हमारा हैंड रिमर, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है मशीन रिमर। और दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। जो हैंड रिमर होता है उसका शैंक होता है हमारा स्ट्रेट शैंक, और मशीन रिमर होता है इसका जो शैंक होता है टेपर होता है। और कौन सा टेपर होता है, मोस्ट टेपर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ ड्रिल की बात कर रहा है। और कौन सी ड्रिल की बात कर रहा है, ट्विस्ट ड्रिल। मतलब एन टाइप की जो ट्विस्ट ड्रिल है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जो एन टाइप की ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं निम्न कार्बन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसमें। ऑप्शन डी क्या है, जो एन टाइप की ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सामान्यतः निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब जो ये ड्रिल होती है एन टाइप की ट्विस्ट ड्रिल, वो जो 3 टाइप में बांटी गई है। देखिए ट्विस्ट ड्रिल को, एक तो आपको एन टाइप की आपने पढ़ ली है, दूसरी ड्रिल कैसी है, एच टाइप की होती है, और तीसरी कैसी है हमारी, एस टाइप की। मतलब 3 हो गई, एन, एच और एस टाइप। तो एन किसके लिए यूज़ होती है, जैसा मैंने बता दिया है, निम्न कार्बन स्टील के। अगर एच की आप बात करोगे, एच किसके लिए, एच का यूज़ होता है जहाँ पे हार्ड या फिर टेंसाइल मटेरियल होता है, वहाँ पे हम लोग एच टाइप की ड्रिल का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे एस टाइप की, तो एस टाइप का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल या फिर चीमड़, मेलिएबल मटेरियल। सॉफ्ट हो या फिर मेलिएबल मटेरियल के लिए एस टाइप की ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है। कौन सा ऐसा रिमर होता है जिसमें लंबा टेपर लीड होता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर बी सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेलिकल फ्लूट रिमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ बोला क्या जा रहा है, यहाँ बोला गया है हमारे पास कि टेपर्ड, टेपर्ड क्या है हमारे पास, टेपर लीड मैक्सिमम। मतलब एक रिमर है हमारे पास, अगर उसमें लंबा टेपर लीड है तो वो रिमर कौन सा होता है जहाँ पे टेपर लीड लंबा होता है, तो वो होता है सॉकेट रिमर। क्या होता है, सॉकेट रिमर होता है। सॉकेट रिमर जो होता है, पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। चलिए डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपके सामने डायग्राम है, और ये डायग्राम किसका है, सॉकेट रिमर का है। अब देखिए सॉकेट रिमर का ये डायग्राम हो गया। अब ये किसकी बात कर रहा है, लंबा टेपर लीड की बात कर रहा था यहाँ पे। तो 2 हैं हमारे पास। अब ये देखिए क्या है, ये देखिए स्ट्रेट है। मतलब इसमें जो देखिए आप, ये जो दांतें हैं ये कैसे हैं, स्ट्रेट है, इसीलिए इसको कैसा बोला गया है, सीधा फ्लूट, मतलब स्ट्रेट फ्लूट। और ये कैसा है, ये थोड़ा कर्व है, कर्व है, तो इसको कैसा बोला गया, हेलिकल फ्लूट बोला गया। मतलब 2 प्रकार के रिमर हैं जो हमारे सॉकेट रिमर हैं। इसमें 2 प्रकार के रिमर है, एक स्ट्रेट फ्लूट और दूसरा कैसा है, हेलिकल फ्लूट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और डिटेल भी देख लेते हैं रिमर में। अभी ये बोल रहा था लंबा टेपर रिमर कौन सा होता है, तो आंसर आपको पता चल गया, सॉकेट रिमर। अब सॉकेट रिमर में हमने बोला था टेपर कौन सा होता है, तो ये जो टेपर इसमें दिया जाता है वो मतलब कैसा होल के लिए होता है, जहाँ पे हमको टेपर फिनिशिंग देनी होती है। होल कैसा होता है, टेपर, वहाँ पे हम लोग सॉकेट रिमर का प्रयोग करते हैं। अब जो टेपर है वो कौन सा टेपर है, तो जो रिमर में कटिंग जो तीत है वो उसमें कौन सा टेपर होता है, वो होता है हमारा मोर्स टेपर। कौन सा टेपर होता है हमारे पास, मोर्स टेपर होता है। और फ्लूट कैसे होते हैं, फ्लूट हमारे एक स्ट्रेट होगा या फिर कैसा होगा, हेलिकल फ्लूट होता है। अगर सेट की बात करें तो पहली बात, जो सॉकेट रिमर हमारा होता है वो एक जो सेट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक सेट में 3 होते हैं। मतलब एक सेट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अगर पहले की हम लोग बात करेंगे, पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्या होता है, पहला जो हमारा होता है रफ, पहला कैसा होगा, रफ होगा। और दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है प्री फिनिश। क्या होता है हमारे पास, प्री फिनिश होता है। और तीसरा जो होगा सेट में, वो क्या होता है, वो हमारा होता है फिनिश्ड। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे पास। एक सेट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो रिमर होगा वो होगा रफ रिमर, दूसरा हमारा होगा प्री फिनिश्ड, और तीसरा क्या होगा, फिनिश्ड रिमर होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो डिटेल में बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते जाइए। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का क्या कार्य होता है। बोला गया है पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या होता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है होल का आकार सही रखता है, ऑप्शन नंबर बी होल से बर को दूर रखता है, ऑप्शन नंबर सी
रिमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसंट्रिक करता है, मतलब कंसंट्रेट करने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ बोला गया है पायलट। तो रिमर तो होता है, आपने सुना होगा, और पायलट सभी में नहीं लगा होता, किसी किसी में ही पायलट लगा होता। पायलट होता क्या है, जैसे मान लो कोई आपका ये रिमर है, ये आपका हैंडल यहाँ लगा के आप यूज़ कर रहे हो, तो आगे वाले पार्ट के आगे एक ऐसा थोड़ा सा पार्ट बढ़ा रहता है और ये सर्कुलर होता है। यही पार्ट क्या कहलाता है, यही पार्ट आपका कहलाता है पायलट। और पायलट बनाने का कारण क्या है, पायलट बनाने का कारण जो होता है वो होता है रिमर को जो रिमर को जो ड्रिल्ड होल होता है उसके कंसेंट्रिक, मतलब उसके एकदम एक्यूरेट चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए पायलट का प्रयोग किया जाता है। पायलट किसके साथ, ये हमेशा रिमर के साथ ही लगा रहता है। तो आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 में क्या बोला गया है, 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी जॉब मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी काटने की गति, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रिल का साइज। तो इसमें देख लेते हैं, बात कर रहा है ड्रिल की, और बिंदु कोण मतलब पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल को ही क्या बोला जाता है, कटिंग एंगल भी बोला जाता है। तो बोला गया है ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है, कि हम कैसे तय करेंगे कि पॉइंट एंगल इतने वाला ही ड्रिल हमको चाहिए। तो वो डिपेंड करता है पूरा पूरा जॉब के मटेरियल पर। जिस जॉब पे हमको ड्रिलिंग करनी है उसके आधार पर ही हम पॉइंट एंगल का चूज़ करते हैं ड्रिल में। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेंगे पॉइंट एंगल के बारे में। अगर मान लीजिए पॉइंट एंगल का अदर नाम क्या है, हम बता चुके हैं, क्या बोला जाता है, कटिंग एंगल। क्या होता है, कटिंग एंगल भी इसको बोला जाता है। अब अगर पॉइंट एंगल अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, अगर हम पॉइंट एंगल बढ़ाते हैं, अगर हम क्या करते हैं पॉइंट एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो हम पॉइंट एंगल बढ़ाएंगे मतलब एंगल बढ़ रहा है, तो किसके लिए यूज़ होगा, ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ होगा। जब भी पॉइंट एंगल बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल घटेगा, और क्लियरेंस एंगल जब घटेगा तो हार्ड मटेरियल के हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी क्लियरेंस एंगल घटेगा मतलब पॉइंट एंगल घटेगा मतलब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, और जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो ड्रिल शार्प होगी। तो उस समय हम लोग प्रयोग करेंगे सॉफ्ट मटेरियल के लिए उसका, किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए उसके प्रयोग करेंगे। अब कटिंग जो एंगल होता है, ये पॉइंट एंगल उस कहाँ रेंज क्या होती है, उसकी जो रेंज होती है हमारी पॉइंट एंगल की जो रेंज या कटिंग एंगल की रेंज होती है वो 80 डिग्री से स्टार्ट होकर 140 डिग्री तक जाती है। 80 से 140। और स्टैंडर्ड की अगर बात करेंगे तो स्टैंडर्ड कितनी होती है, 180 डिग्री हम लोग प्रयोग करते हैं। कितनी, 118 डिग्री प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 10 मिलीमीटर के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 8.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 9.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10.00 मिलीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10.25 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रिमिंग का क्वेश्चन है। एक होल दिया गया है, उसकी हमको रिमिंग करनी है, उसकी हमको क्या करनी है, रिमिंग करनी है। और रिम्ड होल का साइज हमको कितना दे रखा है, हमको 10 मिलीमीटर, मतलब रिमिंग होने के बाद जो होल होगा उसका साइज कितना है, 10 मिलीमीटर है। तो हमको रिमिंग से पहले जो हमको ड्रिल करना है वो ड्रिल कितने करना है वो हमको निकालना है। अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर दे रखा है और ओवर साइज कितना है, 0.05 मिलीमीटर। इसके लिए मैंने आप लोग को सॉल्व किया है। चलिए वहाँ चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये आपका रिमर साइज मैंने क्या बताया था वहाँ पे, मतलब रिमिंग होने के बाद कितना है आपका 10 मिलीमीटर, मतलब ये रिमर का साइज हो गया आपका। और अंडर साइज आपका 0.2 मिलीमीटर क्वेश्चन में दिया था, ओवर साइज भी आपका क्वेश्चन में दिया था 0.05 मिलीमीटर। अब हमको ड्रिल का साइज हमको निकालना है, रिमर के ड्रिल का साइज। फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है रिमर ड्रिल साइज इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज।
तो रीमर ड्रिल साइज हमको निकालना था और हमको रीमर साइज क्या दे रखा है 10, यहाँ पे हमको दे रखा है 10 रखा। फिर उसके बाद अंडर साइज 0.2 प्लस ओवर साइज 0.05 हो गया। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ गया 0.25 आ गया, 10 माइनस 0.25 आ गया 9.75 मिलीमीटर। यही आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.75 इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि इस टूल का नाम बताइए। एक डायग्राम दे रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन नंबर बी डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन नंबर सी स्टार व्हील ड्रेसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव स्ट्रिक ड्रेसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ये जिसका डायग्राम दे रखा है वो उसका नाम है स्टार व्हील ड्रेसर। क्या है इसका नाम? स्टार व्हील ड्रेसर। इसका एक अलग नाम भी होता है। अदर नेम क्या है इसका? अदर नेम की अगर बात करेंगे तो उसका नाम है हमारा हंटिंगटन ड्रेसर। क्या है? हंटिंगटन ड्रेसर, HUNTINGTON, हंटिंगटन ड्रेसर भी इसको बोला जाता है। अदर नेम क्या है? हंटिंगटन ड्रेसर होता है। और इसकी बात करेंगे तो इसका यूज़ भी कहाँ किया जाता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये ड्रेसर होता है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, स्टार व्हील ड्रेसर है। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर होता है। कैसा ग्राइंडर होता है? जो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है उसकी ड्रेसिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें बोला गया है कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ग्रिड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेन साइज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेड। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होती है उसमें बॉन्ड की ताकत को कौन दर्शाता है? ग्रेड। जो ग्रेड होता है वही दर्शाता है कि बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रूइंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। तो इसमें बोला क्या जा रहा है? ग्राइंडिंग व्हील है हमारे पास और उसकी सतह कैसी हो गई है? चिकनी हो गई है और चमकदार हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग की। ट्रूइंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ट्रूइंग का प्रयोग जब नई व्हील लगाई जाती है तो उसको कंसंट्रिक करने के लिए हम लोग ट्रूइंग का ऑपरेशन करते हैं। चलिए चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।